नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये कितना महत्वपूर्ण मौका है, इसके बारे में मेरे से पहले के वक्ताओं ने आपसे बातचीत की और मुझे लगता है कि इस समय इस आयोजन का एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। बौद्ध चिंतन को, एक मानवीय चिंतन जो एक तरह से विश्व इतिहास में डेमोक्रेसी का एक, आप उसको प्रस्थान बिंदु मानिए, वहाँ से एक तरह से लोकतांत्रिक परंपराएं शुरू होती हैं। जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान सभा के अपने भाषण में कहा कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें बौद्ध परंपराओं से ली गई हैं, जो कमेटी सिस्टम है, कोरम है, ये सारी जो बौद्ध संघ की बैठकें होती थी उसके जो नियम, उसकी व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं संसद के लिए उन्होंने बनाई हैं। तो ये एक तरह से हम लोग एक तरह से लोकतंत्र को बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है उसमें री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आयोजकों का, विशेष तौर पर साहू जी का, नरेश जी का और तमाम जो और लोग हैं, इन सब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। चूँकि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं और मुझे फिर टेक्निकल सेशन में कल बोलना है, तो मैं जो इसकी डिटेलिंग है, बाबा साहब ने बुद्धिज़्म के किस तरह से उसको एक क्रांतिकारी परिवर्तन के मार्ग के तौर पर उसको अपनाया और उसको किस तरह से एक रिवोल्यूशनरी अंतर्वस्तु दी है, इस पर मेरा कल वक्तव्य है। तो मैं बहुत डिटेलिंग तो नहीं करूंगा, लेकिन संक्षेप में मैं 2-3 बिंदुओं की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा। अभी जो एक 2011 की भारत की जनगणना जो हुई थी, भारत में हर 10 साल पर हर लोगों की एक जनगणना होती है, सारे लोग गिने जाते हैं, उसमें तमाम धर्मों के लोगों का ब्यौरा होता है, कितनी शिक्षा, कितनी आर्थिक स्थिति, किसमें महिला पुरुष की क्या स्थिति, इसके आंकड़े इकट्ठा होते हैं। और इसका आंकड़ा फिर लेने के बाद 6-7 साल तक उसको टेबुलेट किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको बताया जाता है। तो 2011 की जो जनगणना, जो पिछली जनगणना है, उसके आंकड़े अब फाइनल होकर आ रहे हैं और इससे जो पता चल रहा है उसमें एक खास बिंदु को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। वो बिंदु ये है कि भारत में जो बौद्ध हैं वो ज़्यादातर जो दलित जातियों से बौद्ध बने हैं, उनकी शैक्षणिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति हर मायने में जो दलित हिंदू रह गए हैं उसके मुकाबले बेहतर है। तो बाबा साहब ने जो फैसला नागपुर में लिया कि मैं अब बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, और 1935 में ही उन्होंने कह दिया था कि हिंदू धर्म को मैं छोड़ने वाला हूँ। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का जो आखिरी चैप्टर है उसमें उन्होंने कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में ऐसी किसी सभा में आगे शायद ना आऊँ या अगली बार ना आऊँ। तो बुद्धिस्ट बनने की वजह से आप देखेंगे कि जो दलित हैं उनकी शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इवन जो जेंडर रेशियो है वो बेहतर हो गया। बल्कि बुद्धिस्ट लोगों की भारत में आज की तारीख में शैक्षणिक स्थिति हिंदुओं की शैक्षणिक स्थिति से बेहतर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई समाज एक क्रांतिकारी मानवतावादी विचार को अपनाता है तो समाज के साथ क्या होता है, वो समाज किस तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट में गुजरता है, एक अपने पूरे व्यवहार में से लेकर अपने आचरण को बदलता है और उसका फायदा उसको किस तरह से शिक्षा से लेकर उनकी समृद्धि के रूप में, जेंडर के जो स्थितियां हैं उसमें ये एक बदलाव के रूप में आता है। तो ये जो जनगणना के आंकड़े हैं ये कहानी कहते हैं और हम लोगों को इसको बहुत गौर से देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इसकी वजह से धर्म बदले ना बदले, ये उसकी निजी चॉइस है। भारतीय संविधान उसको इजाज़त देता है कि वो चाहे बदले ना बदले, नास्तिक बने, जो भी उसकी निजी चॉइस है। लेकिन इस तरह के सामाजिक बदलावों को एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मैं बहुत गौर से देखता हूँ और मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इस ओर देखें कि ये क्या हो रहा है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल ने कही, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये मानना पर्याप्त नहीं है कि सत्य की जीत होती है, जो न्याय है वो जीतेगा। ऐसा नहीं होता है। हम अपने आसपास
निजी अनुभवों से ये जानते हैं कि सत्य अक्सर या कई बार हार जाता है, न्याय भारत की अदालतों में अक्सर हार जाता है। तो अगर सत्य के साथ आप हैं और बौद्ध धर्म किसी सत्य का संधान करता है तो फिर इसको बताना पड़ेगा बहुत एक्टिव तरीके से, बहुत प्रैक्टिस के जरिए। आप अगर इसको नहीं बताते हैं तो अपने आप ऐसा नहीं होगा कि सत्य जीत जाएगा। इतना लीनियर और इतना सरल नहीं है कि सिर्फ आप सही हैं, आप न्याय के पक्ष में हैं, आप मानवतावादी हैं, आपका धर्म बहुत अच्छा है, इसकी वजह से उसका प्रचार प्रसार हो जाएगा। ये संभव नहीं है। बहुत कठिन परिश्रम से इस काम को किए जाने की ज़रूरत है। जो इस काम को करना चाहते हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, और उन्होंने निश्चित रूप से अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो उसमें उसके पीछे उनका श्रम और उनकी साधना है। और आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बाबा साहब भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म को आप पत्थरों में देखिए जो भारत में बिखरा हुआ है, तो सिरपुर का जो बौद्ध क्षेत्र है ये भारत का सबसे समृद्ध, सबसे रिच बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है। और एक नालंदा या एक विक्रमशिला के मुकाबले यहाँ का जो विस्तार है ये बहुत बड़ा है। और महानदी के किनारे एक जो सभ्यता है, यहाँ से देखिए आप पूरी तक लगातार जहाँ भी जाएंगे और खोदेंगे, ज़मीन खोदेंगे तो आपको बुद्ध ही मिलेंगे। ये आपको लगातार आप देख सकते हैं। तो इस साइट को अगर हम प्रिजर्व करते हैं इसको, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर हेमलता माहेश्वर ने भी कही कि अगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय यहाँ बनता है तो शायद हम इस चीज़ को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर होने वाली हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोग उसको गौर से सुने और कल के टेक्निकल सेशन में भी आप लोग हिस्सा लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजकों का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय।